नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आरओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वेबसाइट के ऊपर चीजें आ चुकी हैं और आप वहां जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अभी के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ये नोटिफिकेशन आया है इसकी मुख्य बातें क्या है। डिटेल के लिए आप वेबसाइट पर जाकर फिर डाउनलोड कर लें पीडीएफ को, आप इत्मीनान से पढ़ लें। लेकिन जो आपको अभी मोटा समझना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मुख्य बातें हैं, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए ये है कि पहली बात, आज 9 तारीख है, 9 अक्टूबर को ये विज्ञापन जो है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन रहेगा। इसमें कुछ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझिए कि 1 महीने तक ये रहेगा, लगभग 9-11 तक रहेगा, यानी कि 1 महीना इसमें अभी आप इसको भर सकते हो। जो परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख भी 9-11 है, मतलब 1 महीने का समय है। 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक 1 महीने का समय है, आप भर दें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दें, क्योंकि जब जल्दी भरते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आता है। और ऐसा कहा जाता है कि अच्छे सेंटर्स मिल जाते हैं आपको, थोड़ा दूर दराज सेंटर्स नहीं मिलते, तो जितनी जल्दी हो सके आप सेंटर से भर दें। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि एग्जाम कब होगा इसका। देखिए, अगर 9 नवंबर तक ये फॉर्म भराए जा रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिए कि 2 महीना का समय कम से कम चाहिए आयोग को, 2 महीने का। दिसंबर यानी जनवरी के बीच तक ये वहां पर एग्जाम हो सकता है। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में एग्जाम हो सकता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ये बस अनुमान है। आप अपनी पढ़ाई को जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए इसके अंदर। ठीक है, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच, क्योंकि पिछली बार भी दिसंबर में हुआ था, तो मुख्य दिसंबर के आसपास 15-20 दिसंबर के आसपास एग्जाम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली है ओटीआर के लिए। अभी जिन्होंने ओटीआर नहीं भरा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं भरा है, प्लीज भर दें, क्योंकि बिना ओटीआर के आपका आरओ का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, ओटीआर भरें, उसके तहत ही भरा जाएगा। तो पूरा ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ ओटीआर को लेकर है। आप जाइए upsc.up.nic.in के ऊपर, और वहां पर जाकर आप ओटीआर भरने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके बाद ही आप आरओ का फॉर्म भर पाएंगे। तो ओटीआर इज मस्ट, बहुत जरूरी है। आप पहले इसको भरें, उसके बाद इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहली चीज तो आपको जाननी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट आपके जानना है, इसके अंदर जो आपका फॉर्म भरेंगे, इसमें आवेदन शुल्क जो है, जो अनरिजर्व लोग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग हैं, उनको लगभग 125 रुपए लगेगा। SC/ST के लिए 65 रुपए लग रहा है। दिव्यांगजन जो है उनको भी लगभग 25 रुपए लग रहा है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आपका जो है 65 रुपए है, और सदर संग्रामी के लिए उनकी मूल की श्रेणी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा ऑनलाइन में खर्चा नहीं है। 125 से लेकर आपके 25 रुपए तक के बीच में जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसके अंदर आप दे दोगे, ज्यादा ये मसला नहीं है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, जो थोड़ा सा हमें यहां पर चीजों को देखना है, वो है कि कौन कौन सी नौकरियां आई हैं, कौन कौन सी नौकरियां आई हैं। यहां पर देखिए, समझना इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, चूंकि आरओ का पेपर है, आरओ और एआरओ का है आपका, तो आरओ एआरओ कहां जॉब करते हैं, कहां इनकी नियुक्ति होती है। तो देखिए, आरओ कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंदर, उत्तर प्रदेश सचिवालय सेक्रेटरीट, यूपी सेक्रेटरीट के अंदर आपका होगा। और इसमें पदों की संख्या कितनी आई है, 322 संख्या। अभी तक इतनी संख्या नहीं आती है, अमूमन इतनी नहीं आती है। पहली बार ऐसा और लग रहा है कि आरओ की जो वैकेंसी है ज्यादा है एआरओ से, नहीं तो अमूमन एआरओ की ज्यादा आती है, आरओ की कम आती है। इस बार क्या हो रहा है, उल्टा हुआ है, आरओ की ज्यादा आई है, एआरओ की कम आई है। टोटल कितनी आई है, 411 आई है। 411 आरओ एआरओ मिलाकर 411 आई है। आरओ की कितनी आई है, 322 तो खाली उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंदर है। और भी है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 9 सीटें, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अंदर 3 सीटें। ठीक है, इनको मिला ले तो आपका लगभग कितना हो रहा है, आपका ये आपका 333-34 के आसपास जा रहा है ये। ठीक है, अच्छा, फिर जो एआरओ की बात करते हैं, तो एआरओ आपका ये आपका एआरओ है, उत्तर सचिवालय हो गया, राजस्व परिषद हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साहिब, ये सब तीनों एआरओ के लिए है। तो आप देखोगे कि आरओ जो है वो ज्यादा है, एआरओ थोड़ा कम है। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज नहीं किए हैं, जिनको टाइपिंग वगैरह नहीं आती है, वो आरओ का ही भरेंगे। ठीक है, तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो इस बार अच्छे तरीके से एग्जाम को दें, संभावना ज्यादा है। एआरओ वाले तो वैसे भी वो दोनों भर सकते हैं, आरओ के लिए भी कर सकते हैं, एआरओ के लिए भी कर सकते हैं, 2 मौके मिल जाते हैं उनको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक से है।
लगभग आपका 75 सीटें तो आपकी एआरओ के लिए भी हैं। तो मेन जो आपका है वो आरओ में ज्यादा आ रहा है, ये आपके लिए मुख्य चीजें हैं। अच्छा, सैलरी कितनी मिलेगी आपको? सैलरी के लिए आप देखिए, सिंपल सी बात है, सैलरी आप अगर हम देखेंगे तो यहां पर सैलरी जो है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 का लेवल का ग्रेड दिया है। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि अगर थंब रूल क्या है कि लगभग आपको 45,000 रुपए से आपकी एंट्री होगी, लगभग 45,000 रुपए आपको जो है शुरुआत में पहले साल मिलेंगे, लगभग मिलेंगे आपको। इसमें कोई डीए वगैरह लगता है और अलाउंस लगता है तो ज्यादा होने की संभावना है, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक मोटी मोटी फिगर दी है कि लगभग 45,000 रुपए आपको सैलरी रूप में मिलेंगे। अच्छा, जो ये पद है, ये पद की संख्या जो है बढ़ाई और घटाई जा सकती है। यहाँ पे दिखाते हैं, ये गढ़ भर सकते हैं, जैसा डिमांड होगा वैसा। तो मतलब वैसे फॉर्मूला रहता है कि जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक सीटें बढ़ जाती हैं। ऐसा जैसे पीसीएस के अंदर होता है, आरओ के अंदर भी है, तो सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये आप बढ़ सकती हैं, तो आप उम्मीद आगे बढ़िए कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो कुछ सीटें आपको और भी इसमें इजाफा देखने को मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, बाकी आपको रिजर्वेशन जो है वो दोनों तरह के रिजर्वेशन होते हैं, और आपका वर्टिकल रिजर्वेशन भी है। वर्टिकल मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन होता है वैसा रिजर्वेशन भी है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एससी के अंदर ही रिजर्वेशन औरतों को मिल गया, ठीक है, या जो नॉन अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर ही महिलाओं को मिल गया, एसटी के अंदर ही महिलाओं को मिल गया। तो महिलाओं को हम हमेशा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलते हैं। तो एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ठीक है, अनरिजर्व हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होगा, अपनी कैटेगरी के अंदर ही उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, तो इसे हॉरिजॉन्टल। अब महिलाओं के लिए क्या है, यहां महिलाओं की जो आपका मेरिट बनेगी, महिलाओं की जो मेरिट बनेगी वो उत्तर प्रदेश की जो आपका है वो उन्हीं लोगों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश वाली जो महिलाएं होंगी उनको ही सीधी बात है, महिलाओं पर इसमें क्या कर रहा गया, एक मिनट, थोड़ा ऊपर रह गया, ठीक है, यहां पर है। अच्छा, हाँ, ये देखिए लाइन मिस हो गया मुझसे। यहाँ देखिए, मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य होगा, जितना भी आरक्षण होगा वो मूल निवासी महिलाओं के लिए होगा। अभी एक केस चल रहा है, उसके ऊपर इलाहाबाद केस हाई कोर्ट के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा मान लीजिए कि जो मूल निवासी महिलाएं होंगी, यानी जो जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होगा, उन्हीं महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। उन्हीं महिलाओं को, यानी कि अगर कोई बिहार की महिला है या बाहर की महिला है और उसका डोमिसाइल वहीं का है तो उसको यहां पर नहीं मिलेगा, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप पेपर दे सकती है बट रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसके अंदर। यहां पर एक चीज है जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम आरओ की बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल आरओ के लिए सिंपल सी बात है भाई, ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। एक कोई किसी भी जो भारत के कानून के तहत जो बनाई स्थापित उसमें स्नातक, अब स्नातक का मतलब क्या है, बीए, बीकॉम, बीटेक, बीएससी जो भी है, ठीक है, स्नातक विधि जो है वो उससे आपका जो है वो पास होना चाहिए, चाहे आपने कुछ भी किया हो। स्नातक की जो है डिग्री आपको पास होनी चाहिए, तो ही आप आरओ का भर सकते हो। ज्यादा कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, आरओ के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षाकार एआरओ की बात करते हैं, तो एआरओ के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये सब जो है, इसमें क्या है, एक तो आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या है कि आपका डोए का कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एक तो ग्रेजुएट हो, फिर डोए का सर्टिफिकेट हो। तीसरा क्या है कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की हो, ठीक है, तो हिंदी टंकण आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो एआरओ के लिए 3 रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन, ओ लेवल और आपका हिंदी टंकण यानी कि हिंदी टाइपिंग है। लेकिन आरओ के लिए कुछ नहीं, आरओ के लिए ग्रेजुएशन है इसके अंदर, ठीक है, सब पे यही है, बाकी आप कुछ नहीं खास नहीं है, यहाँ पे कुछ और खास नहीं है। जो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बीकॉम के लोग ही जो हैं वो भर सकते हैं। बीकॉम, इसमें लेखाकर्म सहित वाणिज्य की स्नातक उपाधि होना आवश्यक है, ठीक है, तो जिन्होंने बीकॉम किया होगा वही लोग सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक है अधिमान्य अर्हता है, यानी कि और प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल के क्या बात होती है कि भाई अगर आपने जो एनडीए उसमें एनसीसी वगैरह में बी सर्टिफिकेट लिया हो तो आपको थोड़ा सा आपको
प्रेफरेंस मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा होता नहीं है, मेरिट पे ही काम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, बाकी चीजें क्या है इसके अंदर? बाकी चीजें तो खैर खास नहीं है, ये नियमावली इसके अंदर है। अधिकतम जो रिजर्वेशन है आपका, देखिए जो एज लिमिट है वो एज लिमिट आपकी 2 जुलाई 1983 से पूर्व आपका अगर होगा, यानी पूर्व, और 1 जुलाई 2 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि 1983 2 जुलाई, नॉट बिफोर 2 जुलाई 1983। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1983 है, 1 जुलाई 1983 है, ठीक है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो गया हो तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन ये 2 जुलाई 1983 जो है मार्क है, और कब तक? 1 जुलाई 2002 तक, ठीक है। तो अगर आपकी जो एज है, मान लो कि आपकी एज जो है वो 3 जुलाई, डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2002 है, तो आप भर सकते हो। लेकिन अगर 1 जुलाई से पहले हो गए तो नहीं भर सकते। तो यानी कि 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो आपकी एज होनी चाहिए, और 2 जुलाई जो है आपका एक मार्क है, एक लाइन है, वहां से कैलकुलेट होता है। 21 साल से लेकर 40 साल तक की एज है। अगर रिजर्व कैटेगरी की है तो आपको एज लिमिट, आपको 5 साल के लिए आपको 5 साल की छूट जो है वो मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। आप आगे देखना, आपके अंदर जो भी जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फटाफट लेके चल रहा हूं इससे कि आपका समय बर्बाद ना हो, और जो मुख्य बातें हैं हम उसको लेके चल पाए, ठीक है। अच्छा, ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब तो क्या बातों की बातें हैं। जो थोड़ा सा सिलेबस देखो, तो आपको सिलेबस क्या है, ठीक है। जिन लोगों ने जैसे कि जो भी SC ST की होंगे या डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपसे सी बात कर रहा हूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 घंटे का है। पहला आपको जो मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 घंटे का आपका रहेगा, और जीएस का पेपर होगा। पहला पेपर, 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। पहला पेपर जीएस का होता है, पेपर 1 जीएस होता है, और पेपर 2 जो होता है वो हिंदी होता है, ठीक है। पेपर 1 जीएस का होता है, पेपर 2 हिंदी होता है। तो पेपर 1 के अंदर 140 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन भी, जब पूर्णांक जो है 140 है, और प्रश्न भी 140 आएंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और मुख्य इसमें क्या है? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, ये सब रहेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है, इसमें भी कौन कौन से मुख्य टॉपिक रहेंगे, तो वाला वीडियो मैं उसका अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनालिसिस किया कि पिछले 10 साल के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो आपको एक आइडिया देगा कि कौन से टॉपिक पे आपको फोकस ज्यादा करना है, आप देख लीजिएगा। हिंदी के लिए कुछ 7 टॉपिक होते हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं, 6 टॉपिक होते हैं। तो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं इसके अंदर? ज्यादा नहीं है, लेकिन हिंदी बहुत क्रूशियल रहती है। 60 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी हालत में 55 से कम मत करके आइएगा। अगर आपके 60 में से 55 सही हो रहे हैं तो आपकी संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि जीएस के अंदर 80-85 के आसपास मामला रहता है, लेकिन अगर 55 यहां पर रहेगा तो आपका प्री क्रैक करने की संभावना रहेगी। हिंदी में जितना कम होता जाएगा उतना ज्यादा दिक्कत आपको ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं हिंदी के अंदर। किसी भी हालत में 55 से नीचे मत जाने दीजिएगा। इसके अंदर क्या है? विलोम शब्द है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, वैश्य और विशेषण है, और पर्यावरण है। सबके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे। अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लोगे तो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर जब आप मेन से पहुंच जाते हो, 200 नंबर के पेपर मेन से पहुंच जाते हो, तो आपका जो जीएस पेपर है वो 120 क्वेश्चन ही रहते हैं, इसके जैसा है वैसे रहते हैं। लेकिन आपका जो है हिंदी में क्या होता है? हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। हिंदी का पेपर लिखने वाला पेपर होगा, सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक होगा। इसमें क्या होगा? वाक्यांश दिया होगा, तो शीर्षक है, सारांश है, इसको लिखना है, ठीक है। दिए गए सरकारी पत्र को लिखना है आपको, जो पीसीएस के अंदर सरकारी पत्र का होता है, ये पीसीएस का कॉन्सेप्ट है, ये पीसीएस का कॉन्सेप्ट है। पत्राचार जो भी है, शासकीय है, अशासकीय है, कार्यालय आदेश है, ये सब विज्ञप्ति है, ये सब जो है आपका पीसीएस में भी यही चलता है सेम। तो आरओ का मेन काम यही होता है, लेटर ड्राफ्टिंग ही मेन काम है आरओ का। तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि यहां पर अगर आपकी हिंदी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो उतना अच्छा आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहां पर आप कॉन्शियसली ढंग से पढ़ के जाइएगा, हिंदी अच्छी से अच्छी लिखिएगा, क्योंकि आरओ का मुख्य काम ही यही होता है। यहां पर वो गुंजाइश नहीं बचती है, ठीक है। फिर आपका इस पर ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी टू हिंदी, हिंदी टू अंग्रेजी, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, और कंप्यूटर ज्ञान, ये सब जो है आपका मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी सामान्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है? जिसमें विलोम शब्द है, वाक्य और वर्तनी है, ठीक
ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष विशेषण है। निबंध भी आता है आपका, निबंध भी आप इसमें 3 निबंध में से अब 9 में से 3 आपको निबंध लिखने पड़ते हैं। साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति, सेम पीसेस वाला कॉन्सेप्ट है, सेम पीसेस वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर आपको लिख देते हैं। तो ये कुल चीजें रही हैं, मैं फटाफट चीजें आपको समझा दी है, मोटा मोटा फटाफट बता दिया है, क्योंकि बहुत चीजें आपको ऑलरेडी पता होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, अगर कुछ भी डाउट है डिस्कस कर लीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए, नंबर आपको नीचे दिख ही रहा होगा, कॉल कर लीजिए, जिससे कि आपके डाउट जो है दूर किया सके और आप ढंग से पढ़ाई कर लो। मुझे अभी भी लगता है कि पेपर जो है वो 15 से 20 दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाद में मई में आपका पेपर पीसीएस का पेपर भी है, तो बहुत लेट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।